हेलो एंड वेलकम टू चहल एकेडमी। डिकोडिंग एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पे हम लोग क्लास 6, क्लास 7, 12 एनसीईआरटी और प्लस आर एस शर्मा की बुक से इस पूरी सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक आप जानते होंगे कि हमारे काफ़ी सारे लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। और आप सब जानते होंगे कि जैनिज्म का टॉपिक यूपीएससी का सबसे हॉट टॉपिक होता है। हम दो धर्म यानी कि जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो नए धर्मों को भारत में फिर से आना पड़ा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यानी कि ब्राह्मणिकल ऑर्डर जो चल रहा था उसकी रिएक्शन में ये जैनिज्म और बुद्धिज्म क्यों जन्म लिया। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब ये है कि इस एग्ज़ाम में हमें यूपीएससी में क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि इस टॉपिक से आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस के दोनों क्वेश्चंस बनते हैं और यहाँ पे भी वही बात इंपॉर्टेंट रहेगी कि आपके लिए टर्म्स और सबसे इंपॉर्टेंट फिलॉसफी और कोई भी बुक अगर जो लिखी गई है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। अब सब जानते होंगे कि जैनिज्म की फिलॉसफी और बुद्धिज्म की फिलॉसफी दोनों अलग है, लेकिन कुछ चीज़ों में वो सिमिलर भी है। तो हमें अक्सर सवाल पूछा जाता है कि सिमिलैरिटीज़ भी बताइए और डिसिमिलैरिटीज़ भी बताइए। तो आज हम जानेंगे जैनिज्म के बारे में और नेक्स्ट टॉपिक में हम बुद्धिज्म को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहली बात है कि आखिर सर ऐसा क्या हुआ। आप सब जानते होंगे कि मगध के अंदर हालात बहुत ज़्यादा खराब थे, यानी ब्राह्मणिकल ऑर्डर जो कि प्रीस्टली क्लास थी उनके द्वारा शूद्रों को बहुत ज़्यादा सताया जा रहा था। इसके साथ साथ वेश्या क्लास के ऊपर टैक्स इंपोज करने से बहुत ज़्यादा हालात खराब हो रहे थे और फाइनली इन क्लासेस ने ये डिसाइड किया कि वो अब अपर क्लासेस के साथ कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे। हालात बिगड़ रहे थे, इसके चलते हुए इस टाइप के जो नीचे के वर्ग के लोग थे वो एक नए सोच और एक नए आइडियाज के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी समय दो धर्मों का जन्म भी हो गया, यानी कि जैनिज्म और बुद्धिज्म। अगर बुक की माने तो करीबन कोई 60 एबो जो है सेक्ट्स यहाँ पे आना शुरू हुए, जिसमें से जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। यानी हालातों के तौर पे, यानी कि जो रिचुअल्स और सेक्रीफाइस किए जाते थे उनकी वजह से एक रिएक्शन हो गया। उसके साथ साथ ही अगर आप देखेंगे तो वैदिक प्रैक्टिसेस के तौर पे जो लोग उस समय कैटल वगैरह पाला करते थे और जो एग्रीकल्चर करते थे, क्योंकि सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, उन्होंने मना किया था कि किसी भी एनिमल का सेक्रीफाइस नहीं होगा। साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक कंडीशन वेश्यास क्लासेस की इंप्रूव हो रही थी, तो उनको ये लगा कि अगर हमारी खुद की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी हो चुकी है तो अब ये समय आ चुका है कि वो ब्राह्मणिकल ऑर्डर या उसके साथ साथ जो उस समय के राजन वगैरह थे उसके ऑपोजिट में खड़े हो जाएं और डिमांड करें कि जिस तरीके के इक्वल राइट्स ऊपर वाले क्लासेस को मिलते हैं उनको भी मिलने चाहिए। इसके साथ साथ ही अगर आप देखेंगे तो जैनिज्म का जो कंसेप्ट है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि यहाँ की जो टीचिंग है द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड तो है, लेकिन यहाँ पे तीर्थंकर्स को माना जाता है। यानी अगर आप देखेंगे तो महावीरा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हैं, जो कि एक रिलीजियस टीचर हैं और उनको जिनको सेलिब्रेशन मिल चुकी है। यानी सेलिब्रेशन अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे सोल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और ये इसलिए करना बहुत जरूरी था क्योंकि मगध के अंदर सोल की कोई बात नहीं हो रही थी। लोगों को यह कहा गया कि आपको अपना सोल प्यूरिफाई करना है और अगर आपको सोल प्यूरिफाई करना है तो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन को मानना पड़ेगा और उन रूल्स के थ्रू आप निर्वाण पा सकते हैं। अगर हम देखें तो द फाउंडर ऑफ द जैनिज्म आप ऋषभनाथा को दे सकते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 24 एंड 23 एंड 24, काइंडली इसको चेंज कर लीजिएगा। यानी इनका ये अर्लीस्ट टीचिंग ऑफ जैनिज्म यहाँ से स्टार्ट होती है और फिर हमारी कुंडल ग्रामा बिहार में वैशाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका जन्म होता है और फिर वो एक और चीज टीचिंग ऐड करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट 23 पार्श्वनाथ एंड 24, सो प्लीज काइंडली इसको ठीक कर लीजिएगा, ये 23 है तो ये 23 हो गए और उसके साथ साथ इनकी टीचिंग को माना भी गया। अब महावीरा की अगर टीचिंग की बात करें तो अगर आपको याद होगा तो इन्होंने भी अपने घर को छोड़ा और ये कावेलियंस यानी कि परफेक्ट नॉलेज इनको मिली और जिस ट्री के नीचे ये बैठे थे उसको साल ट्री कहा जाता है और जिन फॉलोअर्स को फिर बाद में इन्होंने निर्वाण दिलवाया वो निर्ग्रंथास बने। अगर आप देखेंगे तो ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड के अंदर, रिवर राजवाली का, यानी इनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि किस तरीके से इन्होंने लोगों को प्रीच किया और ये कहा कि हमें किस तरीके से ये सोल को प्यूरिफाई करना है, प्लस उसके अलावा जो उस समय
प्रीच किया गया। ऑलमोस्ट 30 ईयर्स तक वो लोगों को प्रीच करते रहे और फाइनली 72 ईयर्स के अंदर उनका देहांत होता है और जगह जो है वो पावापुरी है, राजगीर, जो कि बाद में कैपिटल भी बनी। अब याद रखिएगा, जो मेनली बुद्धिज्म और जैनिज्म के अंदर एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि ये अपनी फिलॉसफी को पहले 3 टर्म्स में बताएंगे, यानी कि त्रिरत्ना। जैसे बुद्ध के अंदर आपको 4 नोबल ट्रुथ के बारे में पता चलता है। अब जैनिज्म की बात यह है कि ये त्रिरत्नास पे है, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। यानी यहाँ पे ये कहा गया कि एक इंसान को किस तरीके से अपने राइट कंटेक्स्ट, साथ साथ में ही राइट नॉलेज और राइट फेथ होना चाहिए। अब जब हम इन तीनों चीजों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जैनिज्म ये कह रहा है कि टीचिंग और विजडम इज कॉल्ड अ राइट फेथ। When it comes to a right knowledge, it simply means that there is no God. That there is no God, but there is the existence of God, but there is no God. God means like creator नहीं है वो। और दूसरी चीज, वर्ल्ड इज विदाउट द क्रिएटर, बट ऑल ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब में सोल है। ऐसा करना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि मगध के अंदर बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस हो रहे थे। तो अगर हम ज्यादातर लोगों को सोल के बारे में समझाएंगे तो ये सैक्रिफाइस रुक जाएंगे। उसके अलावा अगर चरित्र की बात करें, यानी कि राइट कंडेक्स, तो अहिंसा, बी एज अ ब्रह्मचारी, सत्य, अप्रियग्रह और इन सारी चीजें, यानी वो चीज जो आपकी नहीं है, किसी से मत लो, झूठ मत बोलो, किसी को मारो मत, एक मॉरल टीचिंग दी जा रही थी। जो टीचिंग पीछे उनको ऐसा लगा कि मिसिंग थी, ताकि लोगों को सही रास्ते पे लगाया जाए। जैनिज्म की फिलॉसफी को जब हम आगे देखते हैं तो इनके हिसाब से जो ट्रेड है वो एक सिंफुल है। ऐसा करना इसलिए सिंफुल है क्योंकि जब हम लोग हल वगैरह चलाते हैं तो बहुत सारे कीड़े मर जाते हैं। तो ऐसी चीजें करने से जिससे कोई सोल को नुकसान हो, वो चीज अच्छी नहीं होती है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जैनिज्म ने ज्यादातर ट्रेड को बहुत अच्छा माना है। उसके अलावा अगर हम देखें तो फिलॉसफिकली जो ये बात करते हैं वो ये कहते हैं कि रियलिटी जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक इंसान को पूरे सच का पता नहीं चल सकता, इसलिए उसको सच को प्रूफ करने के लिए, बताने के लिए बहुत सारा अलग अलग रियलिटीज के बारे में जानना होगा। यानी एक इंसान ये नहीं कह सकता कि उसको सब कुछ पता चल चुका है। इसीलिए ये कहते हैं सद्यवाद, यानी मे बी का यूज किया जाए। यानी इट इज इम्पॉसिबल कि एक इंसान ये कह रहा है कि मुझे सब कुछ है। और जजमेंट्स आर कंडीशनल। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपको दिखा वो सही नहीं हो सकता, इसलिए आप पहले से ही जजमेंटल नहीं बन सकते। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अपनी नॉलेज को स्प्रेड किया है थ्रू संघ। इस संघ में सबको आने की इजाजत थी, यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, यानी वर्ण के हर वर्ग के लोग यहाँ पे आ सकते थे, इवन वुमेन्स को भी अलाउड था और इनके लिए अलग अलग नाम भी दिए गए। इस संघ के अंदर टीचिंग्स को और सोल के बारे में पढ़ाया जाता था। प्लस अगर आप देखेंगे तो ये इनके फॉलोअर्स बने, जिन्होंने बाद में ये क्लोज डिसिपल्स हुआ करते थे, जिन स्कूल के हेड होते थे। यानी कि आपको याद होगा कि हमारे यहाँ पे भद्रबाहु और स्थलबाहु अगर आप देखेंगे, संभवती विद्या कंटेम्प्रेरी टू दयानंदा, जो उस समय के बहुत बड़े रूलर रहे हैं नंद डायनेस्टी के। भद्रबाहु कंटेम्प्रेरी चंद्रगुप्त मौर्य और जैन टेक्स्ट कापला सूत्र के अंदर इनके बारे में जिक्र भी किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी मौर्यन एम्पायर की, उनको क्रेडिट ये दिया जाता है कि साउथ इंडिया के अंदर, पर्टिकुलरली कर्नाटका के अंदर जो जैनिज्म को स्प्रेड किया गया वो उन्हीं की वजह से हुआ, क्योंकि वो बाद में श्रवणबेलागोला चले गए थे। जब ये पता चलता है कि मगध के हालात के पीछे उनका भी एक कारण है और वहां पे उनकी स्टार्वेशन से डेथ भी हो गई। इससे ये साबित हो गया था कि अब जैनिज्म बहुत जल्दी फैलने वाला है। साथ में ही अगर आप देखेंगे तो 2 वर्ग के लोग एक मगध में ठहरे, स्थलभद्र और भद्रबाहु, जो माइग्रेट हो गए थे कर्नाटका, और यहीं से जैनिज्म के सेक्ट की बनने की भी शुरुआत हुई। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनके कुछ डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंसेस आना शुरू हो गए और स्थलबाहु श्वेतंबर बन गए और भद्रबाहु दिगंबर्स बन गए। यानी सेक्टिज्म जो है जैनिज्म में आया। इसके बाद सेकंड काउंसिल हुई, कोशिश ये की गई कि किसी तरीके से ये सेक्ट को रोका जाए, यानी ये जो सेक्ट हो रहा है, सेक्टिज्म जो आ रहा है, किसी तरीके से कम हो। लेकिन ऐसा फिर से नहीं हुआ और बाद में ये पूरी तरीके से डिवीजन हो गया। और याद रखिएगा कि यूपीएससी में सबसे ज्यादा हमें ये पूछा जाता है सेक्ट के बारे में। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत की बड़ी बड़ी डायनेस्टी जैसे गंगा, चालुक्यंस एंड राष्ट्रकूटास ने भी जैनिज्म को फॉलो किया, इवन दो मौर्यस आर आल्सो इंक्लूडेड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इनके बहुत सारे डिविजन्स हुए, यानी कि छोटे छोटे सेगमेंट्स बनना शुरू हो गए और जैनिज्म डिक्लाइन भी हो गया। अगली क्लास में हम जानेंगे कि कैसे बुद्धिज्म फ्लोरिश हुआ
और क्या सिमिलैरिटीज हैं जैनिज्म की और बुद्धिज्म की। याद रखिएगा कि आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म में सबसे ज्यादा सेक्टिज्म की बात करनी पड़ेगी और उनके मेजर और माइनर सेक्ट दोनों पढ़ने पड़ेंगे। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जैनिज्म के अंदर सबसे ज्यादा सत्यवाद और न्यायवाद के बारे में बात की जाती है कि रियलिटी जो भी होगी वो कॉम्प्लेक्स होती है, जजमेंटल नहीं हो सकते, और एक इंसान को अपने सोल को प्यूरिफाई करना पड़ेगा ताकि वो यूनिवर्सल सोल से मिल पाए, यानी कि वो सोल जो सारा इस दुनिया को चला रहा है। और यहां पे गॉड की एग्जिस्टेंस तो मानी गई है लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस क्रिएटर के तौर पे नहीं। होपफुली आपको इन क्लासेस में बहुत सारा मजा आ रहा होगा। उम्मीद है कि आगे भी हम इसी तरीके से इन क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम बुद्धिज्म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड यू। बाय बाय।